तो माय यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं प्रकाश का प्रवर्तन का क्लास 2, जिसमें पढ़ाना रह गया है आपका गोलीय दर्पण से। पिछले क्लास में भी गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया था। थोड़ा सा गोलीय दर्पण से स्टार्ट करते हैं। कह गोलीय दर्पण की परिभाषा दे, यानी गोलीय दर्पण क्या है इसको जानना है। जान लीजिए अपने भाषा में। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह के खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं। देखिए, ये जैसे गोला हो गया, ये गोला हो गया। गोला जैसे ही होता है बीच में केंद्र हो जाता है। ठीक है, ये बीच में खोखला होता है, बीच में खोखला होता है। यहाँ से होकर जब निकलती है इसे मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। बीच में जब खोखला होता है तो यहाँ इरेजर ले लेते, थोड़ा इसको दो भाग में बांट लेते हैं। जैसे दो भाग में बंटता है, ये दो भाग में बंट गया। ठीक है, बीच में जो होता है ये केंद्र हो जाता है। ये केंद्र होता है, इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बाहर की तरफ रंजित कर दिया जाए, बाहर की तरफ रंजित कर दिया जाए तो अवतल दर्पण बन जाता है। भीतर की तरफ रंजित कर दिया जाए तो उत्तल दर्पण बन जाता है। इसको ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण के लिए ये ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, दर्पण में कोई भी धुरी या ध्रुव से मापी जाती है, यानी पोल से नापी जाती है, जिसे पी से सूचित कहते हैं। ठीक ना। ये चारों ओर की दूरी जो होती है द्वारक कहा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये द्वारक हो जाएगा और ये द्वारक हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए ये द्वारक हो जाएगा और ये द्वारक हो जाएगा। ठीक ना। इसी के बारे में जानना है। यहाँ दर्पण, गोलीय दर्पण किस प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक उत्तल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण ये हो गया, दूसरा उत्तल दर्पण हो गया। बाहर की तरफ जो रंजित रहता है अवतल दर्पण कहलाता है, भीतर की तरफ रंजित रहता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, यही लिखा गया है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दोनों प्रकार के नाम जानिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। पहला क्या होगा? उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में करें गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद है। आपको जो हम बताए हैं गोलीय दर्पण का मुख्य जो इम्पोर्टेंट पद जो दिख रहा है, जैसे यहाँ आपको देख सकते हैं। जैसे एक गोला खींचा गया था, ये बीच में केंद्र था, उसको क्या कहते हैं? यहाँ देखिए फ्रेश दिखाया जा रहा है आपको। जब ये गोला खींचा गया था गोलीय दर्पण के लिए, बीच में केंद्र था, तो वही सब यहाँ दिखाया गया है। कह रहा है दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जहाँ ये रेखा मिलता है, ये जो मिलता है बाबू, ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है इसे पी से दर्शाया जाता है, यहाँ लिख दिए पी से दर्शाया जाता है। 2 नंबर कह रहा है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, इसे सी से सूचित करते हैं। दिखा देते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो केंद्र का ये भाग है उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए वक्रता केंद्र का डिफिनेशन। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोला केंद्र यही है, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। 3 नंबर, ये जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। 3 नंबर में यही दर्शाया गया है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह धुरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच होती है।
ये ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र के बीच होती है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप वक्रता त्रिज्या। फिर से एक बार रिपीटेशन कर दिया जा रहा है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो हम बताएं गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी होती है ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। ये बाबू यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। इसे पी हो गया पोल, ये हो गया सी वक्रता केंद्र। इसी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 4 नंबर कह रहा है प्रधान या मुख्य अक्ष। इसी को मुख्य अक्ष या पूरा को, ये पूरा जो है इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देख लीजिए, कह रहा है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण से ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र जो ये रेखा जाती है, इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं हम। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। 5वां पॉइंट है, देख लीजिए 5वां पॉइंट अपना फोकस दूरी। फोकस दूरी देख लीजिए, यहाँ पर फोकस दूरी कह रहा है 5वां पॉइंट। इसको अच्छा से थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। एक दर्पण बनाकर दिखा देते हैं आपको अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, ये पोल है। ठीक है, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये रेखा से निकलती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काटती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के ये बीच की दूरी जो होती है, ये ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है जिसे फोकस दूरी कहते हैं। ये छोटा एफ से सूचित करते हैं, यहीं लिखा गया है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के फोकस से दर्पण से ध्रुव की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यही फोकस दूरी है, और जो इसे एफ से छोटा की एफ से सूचित किया जाता है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, उसे दर्शाने के लिए कह रहा है। दर्शाने से पहले एक चीज़ बता दें आपको, अच्छा से समझ लीजिएगा। यहाँ वक्रता त्रिज्या होती है, देख लीजिए। तो ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कौन आधी होती है बाबू? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, और वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। किसकी आधी होती है? फोकस दूरी की। फोकस दूरी की आधी वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए कहा गया क्या होगा इसमें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसे हम कह सकते हैं एफ बराबर r/2। फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। इसका डायग्राम यहाँ पर दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। इसका डायग्राम सुस्पष्ट शब्द में यहाँ पर दर्शाया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसे एफ बराबर r/2 कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। चलते हैं अगला टॉपिक पर। अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण की क्या परिभाषाएं हैं? हम ठेठ भोजपुरी भाषा में ऐसे जान सके, जो बाहर की तरफ रंजित रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, आइए देख लीजिए अवतल दर्पण की परिभाषा। किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनते हैं। पहले ही हम बता दिए आपको। जैसे यहाँ देख सकते हैं,
कि बाहर की तरफ जो रंजित होगा ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। बाहर की तरफ जो रंजित रहता है क्या है? अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी दर्शाया गया है, यहाँ पर भी दर्शाया गया डायग्राम में। चलते आगे। अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? विशेषता के बारे में जानकारी लेनी है। हम उम्मीद करते हैं अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखिए, आइए देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण की विशेषताएं को लिखना है। इसका निम्नलिखित विशेषता होता है। कह रहा है यह किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी के मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। ये किरण को एक बिंदु पर लाने का कार्य करता है। जैसे ये एक बिंदु हो गया, यहाँ से जो प्रकाश आएगा सबको एक बिंदु पर लाने का कार्य करता है। जितना प्रकाश आएगा सब का सब एक बिंदु पर आकर यहाँ मिल जाएगा। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी का दर्पण कहते हैं। जितना प्रकाश फैला हुआ है चारों दिशा में एक बिंदु पर आकर इकट्ठा कर लेगा, ठीक ना, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा कह रहा है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ बता दिया आपको, ये ध्रुव है, ये द्वारक एमएन है, ये अवतल दर्पण है। देखिए सीधा प्रतिबिंब न बनाकर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ध्रुव से जो कोई भी दूरियां मापी जाती है इससे इसका सारा का सारा दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। चलते हैं 3 नंबर की ओर। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 4 नंबर बाबू, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, समान आकार का और बड़ा होता है। कह रहे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है छोटे छोटे चीज़ को बड़े बड़े दिखाई देता है, ठीक ना। जैसे डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हजामत लोग हजामत बनाने में काम करते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। एक डॉक्टर किसी मरीज के कान में घाव हो जाता है तो उसके अंदरूनी भाग को देखने के लिए टर्च बारता है। उस टर्च के अगले भाग पर अवतल दर्पण लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो होल जो दिखाई देता है कान का वो हमें बड़ा करके दिखाई देता है और अंदर का अंदरूनी भाग का कोई हिस्सा हमें दिखाई पड़ जाता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का टर्च में उपयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल दे देते हैं। दाढ़ी बनाते समय हजाम लोग, यानी जिसे नाव कहते हैं हम देहात के भाषा में, सैलूनों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं और पतले पतले होते हैं। उस पतले बार को बड़ा देखने के लिए और बार को मिलाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाल बड़ा दिखाई दे, ठीक है। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है, यानी अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो आइए आपको दिखा दिया जाता है। अवतल दर्पण के निम्नलिखित स्थान पर उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का निम्नलिखित स्थान पर उपयोग किया जाता है। जैसे गाड़ियों के हेडलाइट में आगे वाला जो लाइट बलता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बड़ा करके दिखाई दे, इसलिए किया जाता है। और आइए देखिए दूसरा पॉइंट। देखिए, करें डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आँख, कान, नाक, मुंह की जांच करने में आपको बताएं डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अंदरूनी भाग को देखने के लिए। तीसरा ये भी बता दिए दाढ़ी हजामत बनाने में। चौथा सोलर भट्टियों में यानी सोलर प्लेट में भी इस्तेमाल अवतल दर्पण का किया जाता है। बहुत सारा उपयोग है। हम उम्मीद करते होंगे अवतल दर्पण का उपयोग आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, तो बाबू अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा नाक, कान, मुंह
यानी अंदरूनी भाग को देखने में किया जाता है। तीसरा, दाढ़ी बनाते या हजामत बनाते समय किया जाता है। चौथा, सौर प्लेट में किया जाता है, सौर भट्ठी में किया जाता है, सौर टर्च में किया जाता है। अब तो अच्छा समझ में आ गया होगा। चलते आगे। करें अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट क्या होती है? बताइए। बहुत सारे किरण आरेख की बनावट होती है, उसके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत यहाँ कर देते हैं हम। ये मेरा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये आपतित किरण है जिसे नाम ए बी दे देते हैं, और मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के एक भाग से जो निकलती है वही कह रहा है प्रवर्तित है। ये आपतित है, ये आपतित है, ये प्रवर्तित है। प्रवर्तित होकर निकलती है तो फोकस से होकर जाएगी। ये जो कटता है उसी को फोकस कहते हैं। क्या होता है? फोकस इसी को कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, यदि कोई किरण अवतल दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर निकल जाती है। ये कह रहा है जब ऐसे ये होती है किरणें तो मुख्य अक्ष क्या होती है? बराबर ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर निकल जाती है। देख लीजिए, यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से ये निकल गई। ये आपतित हुई, ये परिवर्तित हो गई। ठीक ना बाबू? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ये दूसरा का बराबर होता है, इसे समांतर कहा जाता है। तीसरा बाबू, यदि कोई किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद वापस पुनः वक्रता केंद्र की दिशा में ही मिल जाएगी। जैसे कि ये वक्रता केंद्र से होकर किरण निकलेगी, वक्रता केंद्र से ये जैसे ही आएगी इसी पथ पर रिटर्निंग चली जाती है। जिस पथ से आती है उसी पथ पर रिटर्निंग चल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वह जितने कोण के साथ आपतित होती है परिवर्तन के बाद उतने ही कोण पर वापस आएगी। सही बात है। जितना कोण पर ये बाबू परिवर्तित होती है मतलब परिवर्तित होती है उतना ही कोण से यहाँ आती भी है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं अभिलंब वाला। ये आपतित किरण है, ये परिवर्तित कोण है। ये जितना का कोण बनाती है आते समय, ये जाते समय भी उतना के ही कोण बनाती है। जितना समय यहाँ पर जाने में कोण बनाती है उतना समय आने में भी बनाती है। तभी तो आप प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए देखिए चौथा पॉइंट, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वह जितने कोण के साथ आपतित होते उतना ही कोण के साथ परिवर्तित भी आएगी। ये तो अभी बताया आपको हम। अगला देखिए टॉपिक, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न वस्तुओं पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा बाबू? आपको बताना है। करें अवतल दर्पण के सामने विभिन्न वस्तुओं पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? करें अवतल दर्पण के सामने इधर उधर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा आपको देखना है। करें अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये क्लियर पहले ही बताया गया है आपको। अवतल दर्पण है जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। ये 5 स्थितियों में वास्तविक एवं एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। करें 5 स्थिति कौन कौन है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और एक स्थिति वो कौन सा है जिसमें वह काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखें वो कौन कौन स्थिति है। आइए देखिए। करें जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए तब वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ताकि वस्तु स्थिति में वास्तविक ही बनता है। जिससे आइए आपको बनाकर दिखाया जाए।
ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है। इनके बीच में कहीं पर वस्तु रख दीजिएगा, ये फोकस है, जैसे यहाँ से आती है यहाँ निकल जाती है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। इनके बीच में कहीं पर वस्तु रख दिया जाए तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक ना। ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ जितना ही कहीं पर रख दे इसके बीच में, तो एफ और पी और एफ के बीच में, तो क्या बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर, वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी से पहले रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आकार का बनेगा। कह रहा बाबू, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी से पहले रखा जाए तो, आप जैसे टर्च देखे होंगे, छोटा सा एग्जाम्पल पर से, ये मान लीजिए सी है, टर्च पे एग्जाम्पल बता देते हैं। हाथ ले जाते हैं और हाथ के सामने टर्च धीरे लेकर जाते हैं तो कैसे प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता है, उसी प्रकार कह वक्रता केंद्र से पहले कहीं पर रखिएगा वस्तु को, ये प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। ठीक है, 3 नंबर चलते हैं। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र के बाद यानी अनंत की ओर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। जितने दूर लेके जाएंगे टर्च को हाथ से, उतना ही प्रतिबिंब क्या होगा, आपका छोटा बनेगा, और जितने नज़दीक लेकर जाएंगे उतना ही बड़ा बनेगा। ये तो एग्जाम्पल करने वाली बात है। ठीक है ना, टर्च ले लीजिएगा, अपने हाथ के सामने नज़दीक से टर्च मारिएगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और दूर से बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। कह रहा है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का बनेगा। अगर सी पर रखकर वस्तु को, यहाँ वस्तु सी पर रखकर प्रतिबिंब देखा जाए तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते आगे, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण की ओर। तो ये उत्तल दर्पण ये है आपको हम पहले ही बता दिए हैं जो उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण बाहर की तरफ रंजित रहता था और उत्तल दर्पण अंदर की तरफ रंजित रहेगा, ऐसे रहेगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक ना, जो भीतर की तरफ रंगा होता है यानी कलई होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं। कह गोलीय दर्पण की भीतरी सतह को रंजित करने से उत्तल दर्पण बनते हैं। इन्हें अपसारित दर्पण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अपसारित दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, जिसे आपको दिखा दिए भीतर की तरफ रंजित करके, इसे अपसारित दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी के मतलब क्या होता है, अपसारी के मतलब होता है, देखिए एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर हर दिशा में फैल जाएगा, यानी फैलाना। अपसारी का मतलब ठेठ भोजपुरी भाषा में देखें तो फैलाना, एक बिंदु से चारों दिशा में फैलाएगा, उसको अपसारी कहते हैं। ठीक ना, उसको अभिसारी कहते हैं किसको, उत्तल दर्पण को, क्योंकि एक बिंदु पर आता था, ये एक बिंदु से हर दिशा में फैलाता है, इसलिए अपसारी उत्तल को कह रहा है। बाबू देख सकते हैं ये डायग्राम यहाँ पर आप देख, एक कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाल ले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बाबू, इसको हल करके आपको दिखा देंगे, बोलिएगा तो इसे हल कर करके भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, परंतु इससे पहले इसके बारे में जानना, उत्तल दर्पण के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो ये होता, अब तो उत्तल दर्पण का जो डिफिनेशन जाने हुए हैं, इसका विशेषता जानिएगा, प्रयोग जानिएगा, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तब तो उसके बारे में न्यूमेरिकल जानिएगा। तो ये उत्तल दर्पण का डिफिनेशन आप सबसे पहले आप जाने, जो भीतर की तरफ रंजित रहता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका विशेषता क्या है, तो ये देख लीजिए विशेषता, तब न्यूमेरिकल देखिएगा। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण की विशेषताओं को लिखें, क्या विशेषता है, तो कह उत्तल दर्पण की निम्नलिखित विशेषता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। कैसे जानेंगे कि धनात्मक होता है, कैसे जानेंगे ऋणात्मक होता है, ये दिखा देते हैं। इसके लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता है।
आइए गणित के भाषा में पहले दर्शाते हैं। इसको एक वाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये जहाँ कटता है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है गणित की भाषा में। यही मेरा ध्रुव है, यही मेरा ध्रुव है। ध्रुव से बाएं तरफ की दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है और दाहिने तरफ की दूरियां जो होती है धनात्मक होती है, इसलिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ध्रुव से ऊपर की दूरियां जो होती है धनात्मक होती है, ध्रुव के नीचे की दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो ले रहे थे आप, इस टाइप में ले रहे थे। ये अवतल दर्पण था इस तरह, जितना था इधर था सब का सब, बाएं तरफ था, ये ध्रुव से बाएं तरफ था, इसलिए क्या था, ऋणात्मक था। यह अब लीजिएगा उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण जरूर लीजिएगा। जो उत्तल दर्पण लीजिएगा इस सारा का सारा धुरिया इधर रहेगा, ध्रुव से इधर रहेगा, इसलिए क्या है, धनात्मक है। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें गणित में देखिएगा तो पाद चतुर्थांश भी बनता है, आइए आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे बनता है वो भी गणित में भी। इस पर क्वेश्चन भी पूछता है, कहाँ से भाग 1 स्टार्ट होगा, कहाँ से 2 स्टार्ट होगा, कहाँ से 3, कहाँ से 4। देखिए दाहिने तरफ की जो दूरिया है प्लस में होगी, ऊपर की दूरिया जो है प्लस में होगी, बाएं तरफ की दूरिया जो है माइनस में होगी, ऊपर की दूरिया जो होगी प्लस में होगी, बाएं तरफ की दूरिया जो माइनस में होगी, नीचे की दूरिया जो प्लस माइनस में होगी। बाबू यहाँ देखिए दाहिने तरफ की दूरिया जो होगी प्लस में होगी, बाएं तरफ की दूरिया जो माइनस में होगी। ठीक है, ये क्यों इधर से माप रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, वाई अक्ष है, ये वाई डैश है। दाहिने तरफ अक्ष कहलाता है, बाएं तरफ डैश कहलाता है। ऊपर प्लस जहाँ रहता है ऊपर की तरफ अक्ष कहलाता है, नीचे की तरफ डैश कहलाता है। ठीक है, जहाँ प्लस प्लस पहले ABCD में एक्स आता है, इसलिए एक्स के पहले लेते हैं, बाद में वाई को। ठीक है, जहाँ प्लस प्लस होता है दाहिने तरफ है प्लस, ऊपर है प्लस, यहाँ भाग 1 बन जाएगा, अनुपात 1 बनेगा। तब वाई को पहले नहीं लेंगे, एक्स के ABCD में एक्स आता है पहले, एक्स बाएं तरफ है माइनस में, वाई जो है ऊपर प्लस में। ठीक है, ये भाग 2 बन जाएगा, एक्स का माइनस वाई का प्लस, भाग 3 बन जाएगा। ये देखिए प्लस एक्स वाला वाई वाला माइनस, भाग 4 बन जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछता है -2,4 किस चतुर्थांश में है, बताइए। -2,4 कौन से चतुर्थांश में है, पहले माइनस उसके बाद प्लस, कहाँ है, पहले माइनस उसके बाद प्लस, भाग 2 में है, सही उत्तर 2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे चीज परिपाटी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ये कन्फर्म हो गया, अवतल दर्पण में सबका सब दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का बताया जा रहा है, दाहिने तरफ जो होगा वो धनात्मक होगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, जल्दी आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, कला उपयोग, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, आपको दिखाया गया। 2 नंबर, इसकी यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है। 3 नंबर, यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का केवल क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी जिसे काल्पनिक कह सकते हैं। अवतल दर्पण दोनों बनाता था। 4 नंबर कह रहा है, यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आइए इसका उपयोग, किसका उपयोग, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल है ना जी, हाँ, उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है बाबू बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। जैसे छोटा सा आपको एग्जाम्पल के तहत प्रस्तुत कर दिया जाए। गाड़ी के लुकिंग ग्लास के नाम सुने हैं, देखिए ये लुकिंग ग्लास है, ये लुकिंग ग्लास है, इस लुकिंग ग्लास में भी किया जाता है। ठीक है ना, कह रहा किसी भी छोटे स्थान में ज़्यादा जगह को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाड़ियों की साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है।
यानी कोई भी चीज़ को छोटा देखने के लिए किया जाता है बाबू, विस्तार से देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? विस्तार से देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं, देख लीजिए साइड मिरर है, आज इसे लुकिंग ग्लास कहते हैं। करा उत्तल दर्पण में दर्पण के कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको जानना है। आइए देख लीजिए उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है यह सदैव किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का काल्पनिक, जिसे आभासी कहते हैं, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के सामने और नीचे की दूरी ऋणात्मक, जबकि ध्रुव के पीछे और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। ये पहले हम आपको बता चुके हैं, जिससे कि डायग्राम पर ये यहाँ कट जाता था। ये ध्रुव मान लीजिए ध्रुव है आपका। ये दाहिने तरफ जो होता था प्लस होता था, ऊपर जो होता था प्लस होता था, पीछे जो ये होता था माइनस होता था, ये जो नीचे जो होता है माइनस होता था। तो पहले बता दिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आई बात आवर्धन की। आवर्धन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना, अपने भाषा में। आइए देख लिया जाए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। जैसे देख लीजिए, तो एम बराबर फॉर्मूला बन जाता है, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h1 और वस्तु की ऊंचाई को h2। तो फॉर्मूला फिर बन गया, m बराबर h1 प्लस बटा h2, ठीक है। न्यूमेरिकल में काम आएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना है। आवर्धन का धनात्मक मान क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना हुआ है। आवर्धन का धनात्मक मान क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना हुआ है। 2 नंबर, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना हुआ है। अगर m का मान प्लस में आ जाता है तो जान लीजिए काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब है, और माइनस में आ जाता है m का मान तो यह दर्शाता है कि वास्तविक और उल्टा है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ से गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना है। सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है ये जान लेते हैं। दर्पण सूत्र आ रहा है तो दर्पण सूत्र के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र, यहाँ दर्पण सूत्र दे रखा है। तो बाबू ये जान लीजिए, प्रतिबिंब दूरी को भी से वस्तु दूरी u को और फोकस दूरी f के बीच जो संबंध दर्शाता है उसको दर्पण सूत्र कहते हैं। आइए दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रतिबिंब दूरी u, फोकस दूरी v, गलत हुआ, प्रतिबिंब दूरी u, वस्तु दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र बराबर सूत्र हो जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/।
एफ, यही आपका फॉर्मूला होगा दर्पण सूत्र का। तो कैसे इसका डेफिनेशन दे सकता है, फिर से देखिए। प्रतिबिंब दूरी भी, वस्तु दूरी यू और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। यहाँ से न्यूमेरिकल है, आइए एक दो न्यूमेरिकल भी आपको दिखा देते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। आइए कुछ करना नहीं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आइए यहाँ पर हल करके दिखाएंगे आपको, यहीं पर कर देते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर दिया हुआ है कितना बाबू, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी वाट है बाबू, ज्ञात करना है। तभी हम फार्मूला एक सूत्र पर पढ़े हुए हैं, एफ बराबर r/2, यानी एफ हुआ ये, आर का मान कितना है बाबू 24/2 यानी के बारे में 12, यानी एफ का मान कितना गया बाबू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ बराबर कितना गया 12 सेंटीमीटर। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। आइए फिर से दिखा देते हैं आपको, अच्छा से देखिएगा, ना आए तो पूछ लीजिएगा। देखिए कमेंट कर बताइएगा, फिर से बताया जाएगा आपको। वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कॉल करते हैं आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, यानी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है फोकस दूरी वाट, तो बराबर सूत्र होता है r/2। आर कितना है आपका 24, ये 2 कट गया 12, यानी एफ का मान कितना गया बाबू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है यहाँ से आपका। इसी प्रकार यहाँ दिखा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल है ना जी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है बाबू 36 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या जो कितना 36 सेंटीमीटर है। यहाँ हल कर देते हैं, देखिएगा। ये आपका आर दिया हुआ, सॉरी ये आपका आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है 36, तो एफ निकल जाएगा, r/2 कर देंगे, तो एफ बराबर फार्मूला होगा r/2 यानी 36/2 यानी 18। एफ कितना गया 18 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा था, उस एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या है, तो आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। कितना गया 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। आइए आपको दिखा देते हैं इसको भी।